स्टार्ट करते हैं हम लोग एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी के बारे में। जैसे पिछला जो हम क्लास लिए थे उसमें हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला देखा, डिस्टेंस फार्मूला देखा और मिड पॉइंट थ्योरम देखा, इंटरनल डिवीज़न देखा, एक्सटर्नल डिवीज़न देखा। इसमें हम लोग लेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियरिटी। और एरियाज ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियरिटी लेने के बाद हम लोग शुरू करेंगे जो क्लास 11th का है, स्लोप। और फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया जो डिफरेंट फॉर्म में होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह वगैरह, है ना, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म जो भी है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें भी हम लोग डेरिवेशन देखने नहीं जा रहे हैं, वैसे डायरेक्ट हम एक फार्मूला लिखेंगे जिससे आप केवल एरियाज ऑफ ट्रायंगल ही नहीं, सुन लेना बात ध्यान से, केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल ही नहीं बल्कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया, चाहे एरियाज ऑफ पेंटागन हो गया, चाहे एरिया ऑफ हेक्सागन हो गया, कितना भी साइडेड रहे आप उसकी एरियाज को निकाल सकते हैं और मात्र सिंगल फार्मूला से। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही क्वाड्रिलेटरल बनता है आप क्या करते हो, उसको दो पार्ट में बांटते हो, कहते हो कि दो ट्रायंगल बन गया और पहला ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, दूसरा ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, फिर ऐड करते हो। अब मान लो पेंटागन हो गया तो उसमें 3 बन जाते हैं, हेक्सागन हो गया 4 बन जाते हैं। तो इस तरह से जब ट्रायंगल्स बढ़ने लगते हैं तो आप बार बार अगर ट्रायंगल्स में बांट के एरियाज निकालने के लिए सोचो तो सोचो कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ जाएगा, क्योंकि हर का एरिया अलग अलग निकालो फिर ऐड करो, तो कितनी बार आप एरियाज ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाओ। समझ रहे बात को? तो इसलिए क्या होता है ना कि हम लोग जो एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला पढ़ते हैं वो कुछ इस तरह से पढ़ा जाए कि चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी चीज़ का एरिया निकल जाए। और उसके लिए नया फार्मूला है, पुराना फार्मूला को भूल जाइए जो बड़ा सा होता है 1/2 x1 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये भूल जाओ आप, ये बड़ा सा फार्मूला होता है, याद करने में भी दिक्कत होती है। आप बस ये फार्मूला याद रखो, ये वाला हाफ इंटू, है ना, हाफ इंटू इस डिटर्मिनेंट के अंदर आप पहला कोऑर्डिनेट लिख दो x1 y1, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट लिख दो x2 y2, फिर प्लस, फिर लिख दो आप x2 y2 और फिर x3 y3, फिर प्लस, फिर आप लिख दो x3 y3 और फिर x1 y1। बस आपका एरियाज ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो गया। यानी कि याद करने का तरीका क्या है कि पहला एंट्री से शुरू होगा, x1 y1 जो आपका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जैसे आपको यहाँ पे दे दे 2,4, यहाँ दे दे आपको 7,8, है ना, यहाँ पे दे दे 5,3, कुछ भी एक रैंडम आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, उसका एरियाज निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 लिखना है, मतलब 2 4 लिखना है ऐसे, फिर x2 y2 लिखना है, मतलब 7 8 लिखना है। फिर यहाँ पे याद रखने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जहाँ से आप एंड करते हो ना x2 y2 से, वहीं से स्टार्टअप करना होता है। जैसे x2 y2 से एंड किए तो यहाँ का स्टार्टअप जो डिटर्मिनेंट होगा वो x2 y2 से ही स्टार्ट होगा। तो फाइनली आपको याद करना भी आसान है कि 7 8 से एंड किए, 7 8 से शुरुआत करनी है। फिर अब तीसरा कौन है, तीसरा x3 y3 है, तो x3 y3 5 3 है, तो आप यहाँ से 5 3 लिख दो, फिर प्लस लिख दो। फिर अगला डिटर्मिनेंट भी जो शुरू होगा वो फिर यहाँ से ही स्टार्ट होगा, x3 y3 से ही स्टार्ट होगा। जहाँ से आप एंड करते हो डिटर्मिनेंट को, वहीं से अगला डिटर्मिनेंट स्टार्ट होता है ना। तो ये याद रखने का बहुत बढ़िया है, 5 3 से एंड हुआ, 5 3 से स्टार्ट होगा। अब जो है आपको क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं, इंपॉर्टेंस यहीं पे हो जाती है कि क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं। अब क्वाड्रिलेटरल होता तो x4 y4 हम आगे लिखते, समझ रहे हो आप, x4 y4 लिखते, लेकिन अब क्वाड्रिलेटरल है नहीं। तो x3 y3 के बाद एक्चुअली जब ऐसे घूम रहे हो आप तो पहले x1 y1 मिला, फिर x2 y2 मिला, फिर x3 y3 मिला, फिर और घूम गया इधर तो वापस से x1 y1 मिल गया। तो इसीलिए हमको क्लोज उस फिगर को करना होता है x1 y1 से, मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है कहानी वो बंद वहीं से होती है। यानी कि आप 2,4 से स्टार्ट किए हो तो 2,4 से बंद हो जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो फार्मूला हो गया, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करने का बहुत आसान तरीका है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर एक माइनस लिखो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई ऐसे क्या करो, यानी कि 1/2 रहेगा और 2 × 8 कर दो, फिर माइनस लिख दो 7 × 4, ये कहानी खत्म, ये ब्रैकेट बंद। फिर प्लस लिख दो, फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 में करना है तो 7 × 3 कर दो, ऐसे पहले ऐसे करना मल्टीप्लाई, फिर ऐसे कर लेना है, बीच में एक माइनस लिख देना है, ठीक है। तो बस यही करनी है आपको, यहाँ 7 मौजूद रहेगा, यहाँ 3 मौजूद रहेगा, तो 7 × 3 हो गया। यहाँ आपका 5 था, यहाँ आपका 8 था, तो 5 × 8 कर लो आप माइनस लिख के। समझ में आ रही है बात? अब ये 5 4 जा 20 हो गया और माइनस 3 2 जा 6 हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आया
यहाँ पे जो वैल्यू आया एक्चुअली इसका मॉड लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि आप घटाओगे जब तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। बिकॉज ऑफ 8 में से 1 गया 7, 6 में से 5 गया 1, तो माइनस में आ रहा है। तो एक्चुअली मॉड लेना पड़ता है क्योंकि एरियाज़ कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। एरियाज़ कभी ट्रायंगल का निगेटिव नहीं होता, और एरिया का निगेटिव आने का कारण है कि एक्चुअली घूमना पड़ता है आपको एंटी क्लॉकवाइज, और आप घूम जाते हो क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको समझा देते हैं। जैसे कि एक्चुअल जब एरिया आप निकालते हो ना, तो आपको घूमना होता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि 12 के बाद आप पहले 3 बजेगा, 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, लेकिन आप उल्टा घूमो, 12 के बाद 11 आओ उल्टा। तो एक्चुअली आपको उल्टा चलना होता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो ये जो हम लोग पॉइंट सेलेक्ट किए हैं ना, उसमें 7, 8 जो है वो इधर आएगा, 7, 8 जो है वो इधर आएगा। तो हम तो घूमे हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये एक्चुअली 7, 8 यहाँ नहीं था, वो वहाँ था। तो वहाँ था, तो इधर घूमने का मतलब है कि आप घूम चुके हो उधर, इसीलिए एरिया निगेटिव आता है। तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरिया केवल सिलेक्शन की वजह से होती है दिक्कत, बिकॉज ऑफ कि आप रैंडम आप पॉइंट्स को लिख लेते हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, रैंडमली सेलेक्ट करते हो, एक्चुअल फिगर नहीं बनाते हो, तो ये दिक्कत है। तो एरिया निगेटिव भी है तो आप उसमें मॉड लगा दो, पॉजिटिव ले लो। अब ये फार्मूला का खासियत यही है आपको कि अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया, तो आपको x3 y3 पे रुकना नहीं है। x3 y3 के बाद आप एक चौथा कोऑर्डिनेट भी आपको यहाँ मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? x4 y4, तो ये x4 y4 पे एंड होगा। फिर अगला एक और डिटर्मिनेंट बनेगा, उसमें स्टार्टिंग हो जाएगा x4 y4 से, और फिर अंत किससे होगी, x1 y1 से। यानी कि फिगर को आपको क्लोज कर देना है, स्टार्ट यहाँ से किए, अंत भी यहीं से कर देना है। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रिंट कर लीजिए। तो चलो एक काम करते हैं, तुम्हें समझा देते हैं कि फार्मूला कैसे यूज करना है अगर एरियाज ऑफ ट्रायंगल से आगे जाए तब। पहले एक बात का याद रखना है कि साइक्लिक ऑर्डर में रहे, है ना। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब हो गया कि अगर उन्होंने बोला है कि ABCDE फिगर है, तो आपको लगातार ABCDEF ऐसे करना है। ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो कि AB इधर बना दे रहे हो ऐसे, और फिर ये C बना रहे हो, ये D बना रहे हो, तो ये ABCD ऐसे बन गया, फिर ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो आप एक बात का ध्यान रखोगे कि साइक्लिक रहे, एकदम लगातार, चाहे ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, लगातार वो होनी चाहिए ABCDEFG जो भी है। दूसरी चीज़ की फार्मूला लिखते समय कोई टेंशन नहीं है, आपको बहुत प्यार से 1/2 पहले लिख देना है ना, एक ब्रैकेट में। और डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहले x1 y1 लिखिए आप, और x1 y1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जो कोऑर्डिनेट यहाँ दिया रहेगा वही लिख देना है सिर्फ। फिर अगला लिखना है आपको x2 y2, फिर प्लस x2 y2 के बाद यहाँ का डिटर्मिनेंट जो स्टार्ट होगा वो x2 y2 से ही होगा। फिर आपका मिलेगा x3 y3, फिर अगला डिटर्मिनेंट का स्टार्टअप आपका फिर से x3 y3 से ही होगा। फिर आपका हो जाएगा x4 y4, है ना, डिटर्मिनेंट रहेगा प्लस। फिर अगला डिटर्मिनेंट का स्टार्टअप हो जाएगा x4 y4 से, फिर आपका क्या हो जाएगा x5 y5, फिर प्लस। अभी बंद नहीं हुआ है क्योंकि x5 y5 के बाद भी x6 y6 है, तो फिर आपका स्टार्टअप हो जाएगा x5 y5 से, और फिर x6 y6। अब तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पे ख़त्म करेंगे नहीं। एक्चुअली जहाँ से शुरुआत हुई होती है, जैसे x1 y1 से, अंत वहीं से करना है। यानी कि आप x6 y6 पे रुक जाना, फिर गलत हो जाएगा, फिगर क्लोज नहीं हो पाएगा ना। x6 y6 तक रुक गया तो ये छूट गया ना, ये छूट जाएगा फिर, और ये छूट जाएगा तो फिर एरिया में दिक्कत हो जाएगी। ये बंद होना चाहिए, तब तो एरिया निकालोगे ये पूरा। तो फिर x6 y6 और फिर x1 y1, और फिर आप क्लोज कर दो। और एरिया है एक्चुअली, तो इसमें मॉड लगा देना। मतलब अगर एरिया नेगेटिव आती है तो वो पॉजिटिव लेना है, बिकॉज ऑफ कि वो घूमने की वजह से घूमना होता है एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज। मैथमेटिक्स में हम लोग सारे काम जो करते हैं या फिजिक्स में वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो पॉजिटिव आएगा। और अगर गलती से आप क्लॉकवाइज कर दोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो बस आपको ध्यान नहीं देना है कि पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, आपको मोड लगा देना है। बस दिमाग में रखना है कि नेगेटिव क्यों आता है, क्लॉकवाइज के घूमने से। पॉजिटिव हमेशा आएगा यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे रहोगे, लेकिन क्लॉकवाइज घूमे रहोगे तो नेगेटिव पक्का आएगा। क्लियर हो गई ये बात? अब एक पॉइंट इसमें है हमारी कोलिनियरिटी, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो कोलिनियरिटी के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत हल्का कॉन्सेप्ट है, देख लो आप। अब देखो, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3 पॉइंट्स का कोलिनियर होना। आपको 3 वर्टिसेस दिया रहेगा, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो वो क्या होगा, या तो वो 3 जगह पे ऐसे होगा, तो ये 3 जगह पे अगर ऐसे हो गया तो ट्रायंगल बन जाएगा। या फिर 3 अगर वर्टिसेस आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया रहेगा, तो आपका तीनों वर्टिसेस एक लाइन में आ जाएगा। तो जब एक लाइन में आ जाए तो उसी को हम लोग कोलिनियर कहते हैं। तो जब एक लाइन में आ जाता है
और इस तरह रहता है, इन दोनों में एक खास डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से हम लोग ये प्रूफ कर पाते हैं कि पॉइंट तीनों कोलिनियर है कि पॉइंट तीनों कोलिनियर नहीं है। दूसरी चीज़ कि इसमें पूछता है कभी कभी कि एक कोऑर्डिनेट तुम्हें अननोन कर देगा, जैसे k,4, बाद बाकी दे देगा 2,3 और ये 7,8 दे देगा। कहेगा कि ये तीनों पॉइंट जो दिए गए हैं वो कोलिनियर है, तो k का वैल्यू निकालो। ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन की 3 पॉइंट दिया, बोलेगा प्रूफ करो कि कोलिनियर है या प्रूफ करो कि कोलिनियर नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन k का वैल्यू निकालो यदि कोलिनियर है। दोनों क्वेश्चन का करने का क्या तरीका है, अगर देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली इसमें एरिया बन जाता है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा, तो ये कोलिनियर नहीं है। और अगर तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करिए और ट्रायंगल बना ही नहीं, ट्रायंगल बना, तो जब ट्रायंगल नहीं बनता है तो उसके अंदर एरिया नहीं बन पाती है। तो तीनों वर्टिसेस से जब हम लोग एरिया निकालते हैं, जो एरिया का फॉर्मूला है वही यूज करके, x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x1 y1, तो उससे जो एरिया आती है अगर वो 0 आ जाए तो समझ लेना है ये तीनों वर्टिसेस क्या थे, कोलिनियर थे। और एरिया में कुछ भी आ जाए, 10, 20, 50, 1/2, √3, 0.1, 0.2 कुछ भी अगर आ जाए एरिया, तो समझ लेना है कि वो तीनों पॉइंट एक सिद्ध में नहीं था, तभी तो उसमें एरिया आया। क्लियर हुआ? यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। फार्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको मालूम है, उसको 0 कर दो, या फिर 0 आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा क्वेश्चन जो बोले थे कि k का वैल्यू निकालो, आप k का वैल्यू निकालो यदि कोलिनियर है। तो अगर इन्होंने पहले से बोल के रखा है कि नहीं कोलिनियर है, आप मान लो कि एक सिद्ध में है, एक स्ट्रेट लाइन में वो आ रहा है, तो निश्चित रूप से एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। तो आप कंडीशन लगा दोगे, इक्वेशन लगा दोगे कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, तो एक LHS मिल जाएगा और एक RHS मिल जाएगा। अब सारे वैल्यूज को आप RHS में ट्रांसफर कर दो, k को LHS में रहने दो, k का वैल्यू निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस पे भी जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग करेंगे, ये थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने स्लोप वगैरह पे, जो फाइनली क्लास 11th का सिलेबस था, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं।